नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश काडर के वरिष्ठ IPS स्पेशल DG डायरेक्टर स्पोर्ट्स पवन जैन जी। पवन जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पवन जी, जिस प्रकार से पुलिस को उसकी कठोरता के लिए जाना जाता है, लेकिन पुलिस के साथ एक कवि हृदय भी आपके व्यक्तित्व में है। तो संवेदनशीलता के साथ पुलिसिंग, ये हमारे समाज की अवधारणा है और सोशल पुलिसिंग की कवायद में लगातार सरकार चाहती है कि पुलिस की संवेदनशील छवि बने, लेकिन पुलिस की छवि हमेशा एक कालांतर में, सिनेमा में, मीडिया में हमेशा एक निर्दयी और कठोर व्यक्ति की दिखाई गई है। तो वर्तमान जो समय है, कोरोना काल, उसमें पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई। क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किया? देखिए, जो आपने बात कही कि पुलिस की कठोरता की तो बात होती रही, लेकिन कभी लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि पुलिस हमेशा से राजतंत्र में राजा की रही, राजा के साथ सेनापति रहे, कालांतर में बादशाह की कोतवाली रही। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जो पुलिस की अवधारणा रखी, इस देश में रखी, वो अवधारणा रखी इस बात के लिए कि हमें यहाँ पर शासन करना है। तो जो भी नियम कानून कायदे बनाए गए, चाहे वो भारतीय दंड संहिता हो 1860 की है, हमारी IPC 1861 की है, एविडेंस एक्ट 1872 का है, तो ये सारी जो चीज़ें बनाई गई, हमारे कानून बनाए गए, वो अंग्रेज़ों ने गुलाम देश की यथार्थ के साथ और उनके राजशाही और उनकी शासन को कायम करने के लिए बनाए गए। तो हमेशा से पुलिस जो भी सत्ता में रहा, उसकी एक तरह से कठपुतली बनकर रही। अंग्रेजों ने यहाँ पर उस पुलिस की अवधारणा के साथ काम नहीं किया जो यूरोप में रहती है। उन्होंने जब अपने यहाँ पुलिस की व्यवस्था की तो उसके तौर तरीके अलग थे। मसलन मैं आपसे जिक्र करूँ कि जब अंग्रेज गाड़ी चलाते थे, मरने वाला हिंदुस्तानी होता था, तो जो एक्सीडेंट में डेथ होती है उसके लिए जुर्म जमानती और सज़ा मामूली। 1860 की भारतीय दंड संहिता का हम अभी तक कोई भी संशोधन नहीं कर पाए हैं, जब गाड़ी से मरने वाले लोगों की आज भी जान जाती है और हमने उसमें संशोधन नहीं किया है। अंग्रेजों के बाद से पुलिस सुधार के लिए सैकड़ों कानून बने हैं। पुलिस सुधार के हमारे जब पुलिस कमीशन बना, हमारे प्रदेश के मुखिया रुस्तम जी भी उसके सदस्य रहे, धर्मवीर आयोग जिसको कहते हैं, जिसने बहुत राज्यों में तमाम सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट दी और उसने माना कि ये सारी व्यवस्थाएं पुलिस में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी पुलिस आयोग की रिपोर्ट पर 2006 में कहा कि ये राज्यों को प्रतिपादन करनी चाहिए। पुलिस सुधार वक्त की ज़रूरत है। इसको कोर्ट भी मानते हैं, इसको आयोग भी मानते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये रिपोर्ट और ये निर्देश लागू नहीं हो पाते उस भावना के साथ जिस भावना के साथ होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्था में बैठे लोग अपनी पुलिस चाहते हैं और जनता अच्छी पुलिस चाहती है, और इन दो पार्टों के बीच में हमेशा पुलिस पिसती रहती है। अपनी पुलिस और अच्छी पुलिस का जो अंतर है, निश्चित रूप से आपने बहुत ही गंभीर विषय पर टिप्पणी की है, लेकिन जैसा आपने कहा कि जनता अपनी पुलिस चाहती है और व्यवस्था चाहती है कि पुलिस उसके साथ समानांतर चले। देख ही रहे हैं, हर जगह पुलिस पर कानून के बेजा दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है, पुलिस पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगता रहा है, पुलिस पर निर्दयता का भी आरोप लगता रहा है। सिनेमा ने भी ऐसी छवि गढ़ी कि स्पॉट पे कोई घटनाक्रम हो गया तब पुलिस पहुंचती है। हालांकि अब थोड़ा सा एक बदलाव आ रहा है और सिंघम और सिम्बा जैसी फिल्में भी समाज की सोच को परिलक्षित कर रही हैं। तो सिनेमा ने, समाज ने, जो समाज के मानस में पुलिस के प्रति एक भाव घर कर गया कि पुलिस से डरना है, पुलिस मतलब थाने कोर्ट कचहरी तो जाना नहीं है। तो ये जो भाव है, उस भाव को दूर करने के लिए क्या सकारात्मक प्रयास हुए और क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, दो चीज़ें मैं कहूँगा नवीन जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि पुलिस के बारे में जो भी छवि बनाई गई है, वो हमारी फिल्में, हमारे समय का सिनेमा, हमारे समय का थिएटर, हमारे समय का मीडिया
और वो व्यक्ति पुलिस के बारे में छवि बनाते हैं जिनमें से अधिकांश लोग कभी थाने में नहीं गए। मेरा आज भी मानना है, जिसका एक सर्वे हुआ, एक कमेटी बनी कमल कुमार साहब की, जिसने 28 राज्यों में सर्वे किया और उन्होंने ये पाया कि पुलिस के न तो काम के घंटे तय हैं, न ड्यूटी का दिन तय है, न छुट्टी का दिन तय है, और जब तक आप पुलिस को इन सब व्यवस्थाओं के प्रति उनको आदमी नहीं मानोगे तो आप उनसे मानवीय व्यवहार की अपेक्षा क्यों करते हैं। उन्होंने सर्वे में ये पाया कि सामान्यतः पुलिसकर्मी 12 से 14 घंटे काम करते हैं। 85% लोगों को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है। 63% लोगों को ड्यूटी पर रिकॉल किया जाता है। जब वो घर जा रहे होते हैं, अपने परिवार के साथ बैठ भी नहीं पाते, तब तक मैसेज आता है कि आपके थाने में लूट हो गई है, उन्हें लौटना पड़ता है। किसी दूसरे विभाग में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अंग्रेजों ने तो की नहीं थी, लेकिन आज भी आज़ाद हिंदुस्तान में पुलिस थाने में ताले की व्यवस्था नहीं है। एकमात्र सरकारी कार्यालय जिसके नसीब में कभी ताला नहीं होता, जिसके लिए छुट्टी का संडे मंडे नहीं आता, जिसकी होली दिवाली नहीं आती। तो हम क्यों नहीं ये बात करें कि पुलिस के भी मानव अधिकार होने चाहिए। और दूसरी बात जो अच्छाई है कि सबके बावजूद, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, बंद हों थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं। शहर सोए चैन से, बस इसलिए सोता नहीं। कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत, आदमी हूँ कैसे कह दूँ मैं कभी रोता नहीं। और मेरी सारी कविता सार्थक हो गई, मेरी सारी 33 साल की पुलिस की नौकरी सार्थक हो गई इस कोरोना काल में। 1 महीने बाद कोरोना काल में वो हजारों लाखों लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, पुलिस ने इस ड्यूटी में एक इतने पुण्य का काम किया कि हमारे 70 साल में जो हमारी पुण्याई थी, हमारे 35,000 लोगों ने बलिदान किया इस देश के लिए, सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, वो बौना हो गया। और जो कोरोना काल में हमारे लोगों ने ड्यूटी की, मुझे कहने में बहुत फक्र और गर्व है कि पूरी दुनिया में जितनी संक्रमित हिंदुस्तान में पुलिस हुई, हमारे 900 लोग काल कलवित हुए, वर्दी के लोग। 1 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई और मिसाल नहीं है जहां पुलिस ने इस तरह की कुर्बानी दी हो। जब हम लोग सड़कों पर ड्यूटी करते थे हमारे लोग, तब लोगों को एहसास हुआ कि जब हम घरों में सुरक्षित बैठे हैं, अपनी हिफाजत के लिए हम लोग लॉकडाउन में हैं, तब खाली चौराहे, नुक्कड़ और गलियों पर कोई खड़ा है हमारी हिफाजत के लिए। कोई व्यक्ति निकला घर से मजबूरी में तो उसको अस्पताल तक पहुंचाया। कोई अगर भूखा मिला तो उसको रोटी खिलाई। कई जगह इस तरह के दृश्य हमने आम देखे जब पुलिस वाले अपने घरों में नहीं गए, महीनों तक होटल, लॉज, धर्मशाला में रहे, और कभी थोड़ी देर के लिए घर में गए तो नांगन में अपनी बिटिया को देखकर लौट आए। ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में कि लोग हिफाजत के लिए अपने घरों में रहें और हम उनकी हिफाजत के लिए और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए लॉज, धर्मशाला में खानवा दोस्त की तरह रहें। वो जो 2 महीने पुलिस ने पुण्य कमाया, मैं मानता हूं कि अब हमारा दौर है। ये हमारी नेतृत्व के लिए चुनौती है कि पुलिस ने जो एक छवि गढ़ी है लोगों के दिमाग में कि हम विषम परिस्थितियों में काम कर सकते हैं। मैं चूंकि ट्रेनिंग में भी रहा, हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती महामारी से निपटने की, क्योंकि 1918 के बाद पूरी दुनिया में पहली त्रासदी थी जब 750 करोड़ लोग घरों में दुबके थे, प्रकृति लहला रही थी। जानवर पक्षियों पे कोई इस वायरस का असर नहीं है, केवल आदमी ही दुबका हुआ था। और उस महामारी में जहां स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, डॉक्टर्स ने, सफाई कर्मी ने, लेकिन डॉक्टर्स को महामारी के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में, वायरस के बारे में जानकारी होती है। हमारे लोग 40 डिग्री के टेम्परेचर में पीपी किट पहन नहीं सकते थे। घंटों तक उस किट को अगर आप धूप में खड़े रहेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। और कई बार तो हिंदुस्तान में हमारा सामना उन लोगों से हुआ जो कोरोना पॉजिटिव आके घरों में दुबक जाते थे, धार्मिक स्थलों में छुप जाते थे। पुलिस को उन्हें ढूंढ कर लाना होता था, उनको पकड़ कर लाना होता था, उनके साथ संपर्क में आना ही होता था। कहीं पर रोकने, टोकने, आइसोलेट करने या सील करने में हमें उस बस्ती में जाना पड़ता था जिसको हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं, जहां गुजरने से लोग डरते थे, हम वहां खड़े रहते थे। तो लोगों ने देखा, एहसास किया कि बिना ट्रेनिंग के भी हमने विषम परिस्थितियों में इसलिए काम किया कि हमें आदत है। हमें होली, दिवाली, दशहरा, ईद, वैसाखी पर घरों में नहीं, सड़क पर खड़े रहने की आदत है। वो आदत, वो हमारी विषम परिस्थितियाँ, कभी भी ड्यूटी पर पहुंच जाना हमारे काम आई। और मुझे लगता है कि 70 साल की आज़ादी के बाद पहली बार कुछ पुण्याई पुलिस के हिस्से में आई, हमारे जांबाज साथियों के बलिदान से और हमारे काम से। जी, जैसा कि आपने कहा, ये बिल्कुल ये दृश्य कई बार सोशल मीडिया पे जीवंत हुए
कि जब पुलिस कॉलोनीज़ में, सोसाइटीज़ के अंदर जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं उनमें गई, अनाउंसमेंट किए, तो लोग पुलिस के लिए चाय लाए, खाना लाया, लोगों ने तालियां बजाई, कई कई जगह तो पुष्प वर्षा हुई। ऐसा नहीं हुआ, पत्थर लाठियां भी खाई, लेकिन पहली बार संख्या ज़्यादा देखी। हमेशा लोग कहते थे पुलिस चौराहे पर चालान और वसूली के लिए खड़ी होती थी। जब चौराहे शून्य थे, जब आवागमन शून्य था, 24 घंटे वही मुस्तैदी थी। कोरोना काल में आपने पुलिस की इन मार्मिक संवेदनाओं को, भावनाओं को हमेशा की तरह अपने शब्दों में पिरोया। आपकी उस कविता को बहुत वाही वाही मिली, तो मैं चाहूँगा कि वो पंक्तियाँ तो मैं सुनूं, हमारे दर्शक सुने। हमारे जो साथी मध्य प्रदेश में, चाहे वो देवेंद्र चंद्रवंशी हों या उज्जैन के यशवंत पाल हों, महाराष्ट्र के लोग हों या पंजाब के सरदार हरजीत सिंह हों, जिनका आतताइयों ने हाथ भी काट दिया था, लेकिन फिर भी वो कटे हाथ के साथ हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टरों ने उनके हाथ को फिर से लगा दिया। ऐसे सैकड़ों हज़ारों साथी हैं, लाखों साथी हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है। मैं इन कविता के माध्यम से उनको नमन करना चाहता हूँ। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे, तब हम खाकी पहनकर आपकी सुरक्षा के लिए गली, नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाने में, किसी ज़रूरतमंद को मदद दिलाने में, किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हाँ, वर्दी पहनकर हम ही तो पहली पंक्ति में खड़े थे। लोगों को रोकने, टोकने और आइसोलेट करने में हमने लाठी, पत्थर और तलवारों के कितने वार सहे थे। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे। डॉक्टरों और सफाई कर्मियों को छोड़ सभी तो इस वायरस से सहमे और डरे थे, मगर हम खाकी वाले फिर भी मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी पर खड़े थे। बंद थे दफ्तर, बंद थी दुकानें, शहर था बंद, सन्नाटा भारी था। इस नाजुक वक्त में भी हर मौके पर पहुंचा वर्दीधारी था। लोगों की जान बचाने घंटों गश्त लगाते थे, पर अपने परिवार की खातिर हफ्तों घर नहीं जाते थे। हमारे भी सैकड़ों हजारों साथी इस महामारी की चपेट में पड़े थे, मगर हम खाकी वाले फिर भी मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी पर खड़े थे। मुझे भी लगती है भूख और प्यास, वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। नींद और थकान मुझको भी सताती है, सच बताऊं नन्ही सी बिटिया ड्यूटी पर बहुत याद आती। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे ही तो बनती आई है मेरी हस्ती। पुलिस की शहादत को भी करे नमन, मैं भी ढूंढता हूं कोई एक बस्ती। घनघोर अंधेरे में भी हम मसाल थाम कर आगे बढ़े हैं, और हर मुसीबत के सामने कई कई दिनों तक पुलिस वाले अड़े हैं। टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, अगर हम थोड़ा ही डगमगाते, फिर कैसे बेफिक्र होते बुजुर्ग और कैसे बच्चे मुस्कुराते, यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, तब मत कहना हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। वाह, बड़ी अद्भुत सर। अब ये जो संवेदना पुलिस वालों के प्रति समाज में धीरे धीरे पैदा हो रही है, लेकिन एक हमारे नीति नियंताओं को भी चाहिए, जैसा आपने कहा कि चूंकि 1861 और 1860 में जब ये कानून बना, तो ये कानून पुलिस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए बना। आप जो नारे गढ़ रहे हैं, जनता से सद्भाव के साथ आस,
समाज का विकास, सोशल पुलिसिंग की जो बात कर रहे हैं, तो इस पर एक गंभीर चिंतन और गंभीर मंथन की ज़रूरत है। समाज की भागीदारी की ज़रूरत है। कोरोना के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म पुलिस को मिला है जहां लोगों के मन में पुलिस के लिए एक स्वीकृति का भाव आया है, एक ऐसा भाव आया है कि नहीं, ये हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। निश्चित रूप से इस समय पुलिस के लिए जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो पुलिस का नेतृत्व करते हैं, आपके संगठन हैं, उन्हें अब बात रखनी चाहिए कि एक सकारात्मक बदलाव की तरफ एक कदम बढ़े, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन हो। क्या इस दिशा में बात हो रही? देखिए, दो चीज़ें हैं नवीन। एक तो ये है कि ये महामारी उस दौर में आ गई है कि हम ये कह नहीं सकते कि कितने दिनों तक ये सिलसिला चलने वाला है। ये ज़रूर है कि कोरोना का डर कम हुआ है, लेकिन संक्रमण कम नहीं हुआ है। और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें वो हिफाजत के सारे मायने इस्तेमाल करने हैं, चाहे वो 2 गज की दूरी हो, मास्क पहनना हो, हाथों को धोते रहना हो, सैनिटाइज करना हो। लेकिन पुलिस की लगातार ड्यूटी में या डॉक्टरों की लगातार ड्यूटी में वो लोग थक गए हैं। और कहीं ना कहीं दो चीज़ों की ज़रूरत हमें है कि हमें ऐसी व्यवस्थाएं करनी होंगी कि चाहे वो इस रूप में हो कि हमें पुलिस की ट्रेनिंग के तौर तरीके बदलने हों। कोरोना काल से हमारे सारे जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो खाली हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास की भी अपनी सीमाएं हैं। दूसरी चीज़ जो कही कि कहीं ना कहीं हमें ये एहसास करना होगा कि कुछ ऐसी ड्यूटी हैं जिसमें समाज की भी भागीदारी है। नागरिक सुरक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति बहुत पहले से मध्य प्रदेश में है, लेकिन उस रूप में नहीं। आपने देखा होगा कि इस बार उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं थी। डॉक्टरों में भी आप ये कहिए कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ही ड्यूटी पर थे, प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर या तो ताला लगा लिए थे या काम बंद कर दिए थे। तो अल्टीमेटली जो सरकारी तंत्र था वो कहीं ना कहीं, चाहे वो पुलिस थाना हो या सरकारी अस्पताल हो, वही हमारे पहले एक तरह से हितरक्षक के रूप में, या जिनको कहिए कि प्रथम पंक्ति के कोरोना योद्धा के रूप में सामने आए। ये भी अब थक गए हैं। अगर आप देखें बम्बई में, दिल्ली में, भोपाल में, इंदौर में, तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो 6-6 महीने से निरंतर एक तरह की उससे ऊब गए हैं। तो हमें एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कई स्तरों पर प्रयास करने होंगे, जिसमें पहला ये है कि हमें पुलिस की ट्रेनिंग ऐसी रखनी होगी कि जो संवेदना, जो मानवीय पक्ष पुलिस ने दिखाया, वो कभी जब कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो, जब लोग सड़कों पर उतरें या जब लोग आंदोलन करें, तो हमारा उसके साथ संवाद ऐसा हो कि हमारी सारी पुण्याई कहीं धराशायी ना हो जाए। हमें जो अपनी जो बेसिक पुलिसिंग है वो भी हमें करनी होगी, चाहे वो हमारे अपराधियों की धरपकड़ हो या अपराध की पतारसी से संबंधित हो या माफियाओं पर कार्रवाई की हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि पुलिस की ड्यूटियां और चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं। और ये जो कोरोना काल के कारण जो आर्थिक व्यवस्था चरमराई है, जिसमें लोगों के रोजगार गए हैं, जिसमें लोगों के लिए नए भविष्य में संकट खड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े कानून व्यवस्था की स्थितियां निर्मित करेंगे। तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा कि ये जो हमारा संक्रमण काल है, इसके बाद की परिस्थितियों में भी निरंतर चुनौतियां आएंगी। तो हमें पुलिस बल में वृद्धि भी करनी होगी, उनको तकनीकी साधन करने होंगे। और जैसा कि मैंने एक रिपोर्ट का जिक्र किया था कि पुलिस की सिर्फ ड्यूटी, उन्हें साप्ताहिक अवकाश दें, दूसरे विभागों की तरह उनको भी इंसान समझा जाए, क्योंकि ये हम निरंतरता नहीं कर सकते। पहले हम लोग होली, दिवाली या चुनाव में 4 दिन 5 दिन तक ड्यूटी करते थे। कोरोना काल की ड्यूटी करीब करीब 6 महीने की हो गई है, और अभी भी अनिश्चितता ये कि कब तक रहेगा, वैक्सीन कब आएगी। तो इस पर सोच करने की जरूरत है। और एक जो आपने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता की हिस्सेदारी या जनता का पुलिस को सहयोग, जो विश्वास बना है वो आगे कैसे कायम रहे। आम आदमी भी, चाहे वो नागरिक सुरक्षा समितियों के माध्यम से, ग्राम रक्षा समितियों के माध्यम से या कम्युनिटी पुलिसिंग या सोशल मीडिया के माध्यम से, एक इस तरह की व्यवस्था होगा गली मोहल्ले में पुलिस का भी बिना वर्दी वाले पुलिस वाले तैयार हों। केवल वर्दी पहनने से कोई पुलिसकर्मी नहीं होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक पुलिसकर्मी होता है। अगर वो अपने कानून और अधिकारों के प्रति जागरूक है तो उसका फर्ज बनता है कि वो ड्यूटी करे। अगर चौराहे पर कोई पुलिसकर्मी नहीं है और उसको कोई सूचना मिलती है तो पुलिस कंट्रोल रूम को, डायल 100 को वो बताए, और कहीं ना कहीं मुसीबत के वक्त में आम आदमी के काम आए। अगर मैं पुलिस के इस मानवीय और संवेदना वाले पक्ष से इधर अब एक आपकी वर्तमान जवाबदेही की बात करूं,
तो आपकी इसी संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के मुखिया ने, मध्य प्रदेश शासन ने आपको एक बड़ी जवाबदेही सौंपी है, वो है संचालक खेल। चूँकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता होता है, ये हमारी बहुत पुरानी अवधारणा है, हमारी एक विचारधारा है। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल एक ऐसा माध्यम हो सकते हैं कि जो युवा है उनकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक दिशा में जाए। अपराधों की रोकथाम में खेल, टीम भावना का विकास बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। और अब खेलों को लेकर एक धारणा बदल गई है। जैसे पहले होता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। खेलों को लेकर जिस प्रकार से हमारे स्पोर्ट्स पर्सन ने कीर्तिमान गढ़े हैं, तो अब लोग खेलों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। तो बतौर संचालक खेल विभाग क्या आप सोच लेकर आए हैं, क्या कुछ नवाचार करने वाले? देखिए, मैं बचपन से खेल प्रेमी इस रूप में हूँ कि मैं जब अखबार में जो पन्ना पढ़ता हूँ वो पहले खेल का पढ़ता हूँ। बचपन में खेल का पन्ना अंदर होता था, अब खेल की खबरें पहले पेज पर आती हैं। और मेरे जैसे करोड़ों भारतीय हैं जिनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं जब दुनिया के सबसे बड़े खेल मेले ओलंपिक में तिरंगा जनगण मन की धुन पर ऊपर जाता है और उसके नीचे एक भारतीय मुस्कुराता है। अफसोस इतना है कि 130 करोड़ के हिंदुस्तान के नसीब में 124 साल के ओलंपिक के इतिहास में केवल एक भारतीय व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीत पाता है। खिलाड़ी गीत हैं, गालिब की गज़ल हैं, गंगा हैं, सुनाते जो हमें जनगढ़, खिलाड़ी वो तिरंगा हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं खेल के साथ हूँ। और कोरोना काल ने हमें सिखाया कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और मैं समझता हूँ कि खेलों से बेहतर इम्यून सिस्टम कोई मजबूत नहीं कर सकता। जैसा आपने कहा कि अब हिंदुस्तान में खेल, पहले हमारे बुज़ुर्ग थे जिन्हें हम लोगों को घर में अंदर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि हम लोग गली मोहल्लों पर कभी क्रिकेट, कभी खो खो, कभी कबड्डी खेलते थे। अब के दौर में दूसरी चीज़ हो गई, हमारी नई पीढ़ी या कहिए बचपन या युवा, वो कहीं ना कहीं जिस तकनीकी को कहते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, उससे और टीवी से ज़्यादा घिर गया है और वो घर के बाहर नहीं निकलना चाहता। अब अभिभावक चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा खेल के मैदान में जाए। तो मैं समझता हूँ कोरोना काल उसके लिए एक स्वर्णिम मौका है कि जब हम नई पीढ़ी को, बच्चों को खेलों से जोड़ें। हिंदुस्तान में खेलों के प्रति जो जागरूकता आई है, इस कोरोना काल में भी IPL दुबई में हुई, लेकिन देखने वाले हिंदुस्तान में ही थे। इस कोरोना काल में फिर से खेल शुरू हो रहे हैं। अभी लॉन टेनिस में विंबलडन हुआ, फुटबॉल की सारी लीग यूरोप में हुई, टोक्यो के ओलंपिक अगले साल तय समय पर होंगे। कुछ चीज़ें हमारी आगे बढ़ी हैं और मुझे कहने में बड़ा फ़ख्र है कि मध्य प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य था जहां हमने सारे खेलों की एकेडमियों को अगस्त में ही प्रारंभ कर दिया था। हमने पूरी सावधानी रखी, हर खिलाड़ी का RT-PCR टेस्ट कराया, उनको नियमित समय तक क्वारंटीन में रखा। और आज कहने में बड़ा फ़ख्र है कि अभी कल ही हमारे एक एकेडमी के खिलाड़ी ने घुड़सवारी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 1 स्वर्ण और 1 रजत जीता है। 4 दिन पहले दिल्ली में हमारे 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक वर्ल्ड ड्रेसाज में जीते थे और एक खिलाड़ी ने वेस्ट राइडर ऑफ द कंट्री का खिताब पाया है। वो हमारे एक साइज़ का लड़का है। 16 साल की उम्र में राजू सिंह ने करिश्मा किया। चूँकि हमारी जो एकेडमी है, अभी भारत सरकार ने भोपाल की जो एकेडमी है हमारी शूटिंग की, रोइंग की और घुड़सवारी की और हॉकी की, उन्हें एक्सीलेंस एकेडमी का दर्जा दिया है। खेलो इंडिया में हमारे 42 खिलाड़ी चयनित हुए हैं। 2 खिलाड़ियों ने हमें शूटिंग में ओलंपिक कोटा दिलवाया है। 4 महिला हॉकी की ग्वालियर की खिलाड़ी हमारी भारतीय टीम में चयनित हुई हैं। तो खेलों में मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में हमारी माननीय मंत्री जी के सत्प्रयासों से बहुत अच्छी स्थिति बनी है और मध्य प्रदेश की पहचान अग्रणी खेल राज्यों के रूप में हुई है। मेरी कोशिश ये होगी कि हम इसको और आगे ले जाएं और कोरोना काल ने हमें जो योजना बनाने के लिए मौका दिया है उसमें हम खेलों तक उस टैलेंट सर्च के लिए आगे बढ़ें। जो हमारा अगला है कि प्रतियोगिताएं शुरू हों, खेल खिलाड़ी मैदान फिर से जागृत हों और गांव में, कस्बों में जिन खेलों में जो भी संभावनाएं हैं हम उनको तलाशें टैलेंट सर्च के माध्यम से और उनको तराशें
और उनको इस काबिल बनाएं कि वो हिंदुस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तिरंगे को पूरी शान से लहरा सकें। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि खेल अगर जीवन का हिस्सा बन जाए तो बहुत सकारात्मक बदलाव जीवन में लाते हैं, ऊर्जा को एक दिशा देते हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा आपने कहा है कि टैलेंट सर्च कर रहे हैं आप, टैलेंट, हिडन टैलेंट को खोजने की कवायद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, एक तरीके से शिक्षा विभाग जो है, उच्च शिक्षा विभाग और स्कूली शिक्षा विभाग, इनके पास यूथ्स का भंडार है, युवाओं का भंडार है इनके पास। तो क्या इनके साथ कोई तालमेल बना के स्कूल कॉलेज लेवल की जो प्रतियोगिताएं हैं, उनमें जो विजेता खिलाड़ी हैं या उनमें जो परफॉर्मर हैं, उनको जो हमारी एकेडमीज़ हैं उनमें प्रशिक्षण दिलाया जाए अगर वो उस स्तर का परफॉर्मेंस करते हैं? क्या उसके लिए कोई मैकेनिज्म या कोई खाका आपने तैयार किया है कि कोई भी एक ऐसा बच्चा जो पढ़ने में औसत हो लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मर हो, वो आके उसको एक अच्छा प्रशिक्षण? आपने मेरी बात कहने के लिए एक बड़ा आधार दिया। हम लोग 3 महीने से स्कूल शिक्षा विभाग के साथ निरंतर काम कर रहे हैं इस चीज़ पर। हमने जिलों में एक समिति बनाई है पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में, जिसमें जिला खेल अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी हैं। हमारे जो खेल के युवा समन्वयक हैं वो ब्लॉक स्तर पर स्कूल में ही अपने उनके ऑफिस में रहेंगे और वो और पीटीआई मिलकर ये सारी संरचनाएं हम लोग तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर हम लोग 3 महीने से काम कर रहे हैं। और जब भी हालात सामान्य होंगे और स्कूल खुलेंगे, प्रतियोगिताएं प्रारंभ होंगी, तो खेल विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग मिलकर उन खिलाड़ियों की पहचान करेगा, गांव से लेके कस्बे तक, कस्बे से लेके शहरों तक, शहरों से लेके जिले तक। और जब वो जिले स्तर पर आएंगे तब उन्हें हमारी जो राज्य की अकादमी है, जहां उन्हें तराशने का और देश के श्रेष्ठतम कोच, और जो स्पोर्ट्स साइंस का नया अभी पक्ष आया है भारत में, थोड़ी देर से आया है लेकिन बहुत तेजी से आया है। और मुझे कहने में बड़ा फक्र है कि जो अभी स्पोर्ट्स साइंस सेंटर मध्य प्रदेश में भोपाल में है, वो निश्चित रूप से देश का श्रेष्ठतम स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है। और इसके माध्यम से हम खिलाड़ियों की चोटें भी ठीक कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। अभी हमारी माननीय मंत्री जी ने अभिनव बिंद्रा जी के साथ हम लोगों का समन्वय किया है। हमारे खिलाड़ियों का नियमित प्रशिक्षण, उनके मानसिक बलोबल बढ़ाने वाली क्लासेस, और इसके साथ हमारे कोच के डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं। और अभी हमारे 257 खिलाड़ी जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, अभी भी हमारे सेलिंग में और शूटिंग में राष्ट्रीय कैंप में खिलाड़ी चयनित हुए हैं। और ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। हमारी कोशिश ये है, 2 चीज़ें हैं। केंद्र सरकार की योजना ये है कि 2028 के ओलंपिक में भारत पहले 10 में स्थान लाए, और हमारी कोशिश ये है कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश देश के पहले 3 राज्यों में आए। आपकी इस सोच को और आपकी इन कोशिशों को सफलता मिले, आपको बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। तो चाहे बरसें जेठ अंगारे या पतझड़ हर फूल उतारे, अगर हवा में प्यार घुला है, हर मौसम सुख का मौसम है। मोर्चा कोई भी हो, अगर संवेदना और जीवंत एहसास के साथ काम किया जाए तो वो फिर अद्भुत परिणाम लेकर सामने आता है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बतौर संचालक खेल एक नया उजास, एक नया प्रभात और एक नया सवेरा मध्य प्रदेश के पटल पर आएगा, ऐसा हमें विश्वास है, ऐसी हमारी आशा है। सर बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू नवीन, थैंक यू सो मच।